अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है। इन चैनल का नाम है इंडियन डिफेंस शो। देखते हैं इस वीडियो को। हाईवे पे ट्रक हाईवे पे ट्रक 40 टन का ट्रक, ऊपर में इलेक्ट्रिक लग जाएगी। और दिल्ली से मुंबई जो ट्रक अभी 48 आवर्स लगते हैं, नहीं 48 नहीं 60 आवर्स लगते हैं, वो ट्रक 24 घंटे में 22 घंटे में दिल्ली से मुंबई चला जाएगा। अब लोग बोलते तुम टोल क्यों लेते हो? अशोक जी मुझे पूछ रहे थे, भाई आप अगर दिल्ली का मुंबई का ट्रक 60 घंटे के बजाय अगर 20 घंटे में पहुंच जाएगा, 22 घंटे में पहुंचेगा, तो डीजल कम नहीं लगेगा, समय की बचत नहीं होगी। महीने में 4 ट्रिप 5 ट्रिप मार रहे तो 8 ट्रिप मारेंगे तो ज्यादा भाड़ा नहीं मिलेगा। तो फिर हमने टोल लिया तो क्या मिलेगा। अब जैसे रेलवे का इंजन चलता है, अभी रेलवे को भी ग्रीन हाइड्रोजन पर इंजन चलते हैं, लंदन में है, यूके में ट्रेन चल रही है ग्रीन हाइड्रोजन पर। तो हमारी ट्रेन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने का दिन अब दूर नहीं है। अभी आपको ट्रॉली बस रहती थी, विदेशों में है। तो मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो विचारों में है कि दिल्ली मुंबई को, दिल्ली जयपुर तक हम लोग एक लेन को पूरी केबल लगा दें। हम भी कर्जा निकाल के रोड बना रहे हैं। आप बोलोगे हम टोल नहीं देंगे तो रोड नहीं बनाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर आप रोड कैसे बनाएंगे? अब आपको यहाँ इस होटल में आपने कॉन्फ्रेंस ली तो किराया दिया होगा ना, 5 स्टार होटल है ना, यहाँ का चाय 300 रुपए कप मिलता है। अगर अशोक जी चाहते तो रामलीला मैदान पर बिठा देते सबको, तो फोकट में हो जाता है। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और ये कोई भुर्दंड नहीं है। अगर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाओगे, कितने पहले 8 घंटे लग रहे थे, 10 घंटे लग रहे थे, तो 8 घंटे का पेट्रोल डीजल गेयर बदल बदल के ब्रेक मार मार के जा रहे हो, समय भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा, उसका थोड़ा बहुत हमको दो। तो ये कोई भुर्दंड नहीं है, ये चार्ज नहीं है। और इसलिए अभी हम इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इसका भी काम मेरे पास है और अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। करीब हिल एरिया जो है वहां हम लोग ऐसे ऐसे डीजल से रोड से कूदते हुए जाते हैं, इसके बजाय डायरेक्ट 5-7 मिनट में ऊपर चले जाएंगे। तो बड़े प्रमाण पर अभी हिमाचल प्रदेश में 15 रोप वे बना रहे। तो ये मुझे आपको यही कहना है कि इसमें भी काफी पोटेंशियल है। और आने वाले समय में हमने गंगा में, मैं था, हमने जलमार्ग बनाया और मेरा सपना था कि सोनीपत और पानीपत में भी यमुना को शुद्ध करने के लिए मैंने प्रोजेक्ट डाले, वो भी पूरे हुए। दिल्ली को 6000 करोड़ रुपए दिए यमुना की गंदगी पानी दूर, वो भी प्रोजेक्ट लगभग पूरे होते आए। और मैंने उस समय वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग बनाया, 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके। हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है और बाद में ब्रह्मपुत्र में पूरा ड्रेजिंग कर दिया। और बांग्लादेश में जाकर वहां के प्रधानमंत्री जी के रिक्वेस्ट पर 250 किलोमीटर जाकर मुंगली पोर्ट तक भी रोड बना दिया, वाटरवेज, वहां भी ड्रेजिंग कर दिया। अब मेरी कल्पना आई थी कि केशव मौर्य जी मेरे पास आए, पीछे पड़े कि वाराणसी को प्रयागराज से जोड़ो, तो वो भी मैंने 1.5 मीटर 2 मीटर का ड्रेजिंग कर दिया। अब इलाहाबाद से यमुना जो होती है, गंगा और यमुना का संगम है, वहां से ड्रेजिंग करके अगर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली से होकर पानीपत सोनीपत से शुरू करके अगर यमुना में ड्रेजिंग करेंगे, तो मेरी कल्पना ये थी कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ का माल पानी से जाए। अब लगभग 70% काम मैंने कर दिया, यमुना केवल बाकी रही। वो भी वर्ल्ड बैंक में मैंने सबमिट किया था रिपोर्ट, अब वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। पर आप समझिए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो कितने आपके फायदे की है। अगर आप रोड से जाते हैं तो 10 रुपए खर्चा, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपए खर्चा, और पानी से जाते हैं तो 1 रुपए खर्चा। और वो बार्ज को अगर मैंने एलएनजी पे कन्वर्ट कर दिया, या कोयले से जो मिथेनॉल बनता है, जो डीजल का, वो 16 रुपए लीटर है, तो वो अगर उस पर अगर हमारा इंजन आ गया, ऑलरेडी इंजन है उसके, तो हमारा खर्चा 50 पैसे होगा। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की 16-17% है,
चाइना की 8 से 10% है और यूरोपियन कंट्रीज की 12% है। अगर ये हमारी 10% आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट दुगना होगा और हम इकोनॉमिकली वायबल होंगे। तो ये जलमार्ग प्रयागराज तक तो हुआ है इलाहाबाद में, और स्वाभाविक रूप से अभी गंगा में भी जहाज चलने लगे हैं। तो मेरी कल्पना थी कि हमारे यहाँ एमपीबीएस सी प्लेन हमने लाया था उस समय भी, ये जो सरदार सरोवर के लिए बीच में वो शुरू हुआ था, तो ऑलरेडी वो बहुत पोटेंशियल का है। तो वो कल्पना ये थी कि ये दिल्ली में यमुना में हवाई जहाज उड़ेगा और 15 मिनट के अंदर आगरा के पीछे ताजमहल के पीछे उतर जाएगा, 1 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वही एमपीबीएस सी प्लेन में उड़ जाएंगे और हम लोग फिर मथुरा अपना दिल्ली आकर उतर जाएंगे और यहाँ से एयरपोर्ट 2 घंटे में ताजमहल देखना हो जाएगा। तो कितने टूरिस्ट जाएंगे? अभी एमपीबीएस सी प्लेन भी कोई बड़े 18 करोड़ का प्लेन है, आप लो उसको 18 करोड़ में 18 सीटर है, मालदीव में है। आप में से बहुत लोग मालदीव गए होंगे। और एमपीबीएस सी प्लेन है एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है और पानी पे भी उतरता है। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में सब सेक्टर में टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन हो रहा है और टेक्नोलॉजी से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के बाद एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होंगे, रोजगार निर्माण होंगे तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और दोनों बढ़ेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जी जनाब, बहुत दूर की सोच, बहुत बढ़िया सोच। अगर आप रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को तो आपके 10 रुपये खर्च आते हैं, अगर आप रेलवे से करते हैं तो आपके 6 रुपये खर्च आते हैं, और अगर आप पानी से करते हैं तो आपका 1 रुपया खर्च आता। ये यूँ समझ लें कि कैलकुलेशन है एक तरह से। भारत में नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हर इलाके में, हर शहर में काफ़ी नदियाँ हैं जो हर इलाके तक जा रही होती हैं, तो उनको भी यूटिलाइज़ करने का सोचा जा रहा है। और काफ़ी जगहों पे टूरिज़्म के हवाले से भी शिप चलाए गए हैं। एक बहुत डिटेल वीडियो थी जिसमें बाकायदा भारत बांग्लादेश तक और कहाँ तक एक शिप जा रहा था टूरिस्ट के लेके, और फिर जाहिर सी बात है शिप के ज़रिए से आप एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, महीनों का सफ़र होगा, तो वो भी अपने आप में एक बिल्कुल ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है शिप के ज़रिए से भी। अच्छा, रोप के हवाले से, यानी कि एक ट्रक जो है वो 60 घंटे में अगर सफ़र कर रहा है और वही ट्रक को अगर कह रहे हैं कि शायद 8 घंटे में या 12 घंटे में अगर वही सफ़र होता है, कितनी कॉस्ट कम हो जाएगी, कितना एक्सपेंस कम हो जाएंगे, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी कॉस्ट पे। जब कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल करने का सोचेंगे। जब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो एक आम इंसान का फ़ायदा होगा। जब एक आम इंसान का फ़ायदा होगा तो मुल्क में ग्रोथ बढ़ेगी, मुल्क की ग्रोथ बढ़ेगी, मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म होगी। तो बहुत बड़ी बात, अपने आप में बहुत बड़ी बात। और ये सारी चीज़ों पे वर्क हो रहा है। जब इस तरह के मिनिस्टर होंगे, जब इस तरह की सोच रखते होंगे, तो जाहिर सी बात है आने वाला वक्त उस कंट्री का बहुत बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा टूरिज़्म, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। असल चीज़ यही होती है कि यार एक आम आदमी की इनकम में इजाफा हो। कई जगहों पे मैंने ये भी सुना है कि देश तो देश तरक्की कर रहे होते हैं इन फॉरेन रिजर्व में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन एक आम नागरिक, एक आम शख्स की इनकम उतनी ही रहती है या कम होती है, उसमें इजाफा होना चाहिए। असल चीज़ वो है, उसी से ही देश तरक्की करता है। आप टोटल जीडीपी को देखते हैं हम लोग ज़्यादातर, लेकिन हमें पर कैपिटा इनकम को भी देखना चाहिए, तब भी सही मायनों में उस देश का विकास हो रहा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही डिटेल वीडियो थी। नितिन गडकरी जी, मैं कहता हूँ वो शख्स हैं जिनसे बहुत कुछ इंसान सीख सकता है। अगर छोटे जो देश हैं, छोटे जो कंट्री हैं, मैं कहता हूँ जैसे अफ्रीकन देश हैं या पाकिस्तान है या बहुत सारे एशियाई कंट्री है, भूटान है, बर्मा है, मैं कहता हूँ ये एक मंथ के लिए जाकर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ के माहौल देखें, वहाँ का हालात देखें, वहाँ के लोगों के रिसोर्सेज देखें, बाकायदा उनको गाइड करें, वहाँ के लोगों को ट्रेन करके वापस आ जाए। मैं कहता हूँ 1-2 साल बाद उस कंट्री के नक्शा बदल जाएगा। ये वो शख्स नितिन गडकरी जी, मैं सच बता रहा हूँ कि बाकायदा इन्हें पूरी दुनिया की भलाई के लिए सर्व कर देना चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।